जब हम अपनी इतिहास की पुस्तकों में मौर्य इतिहास के विषय में पढ़ते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि जो भी इन पुस्तकों में लिखा है वास्तव में मौर्य काल में ऐसा ही हुआ होगा। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। ये पुस्तकें इस तथ्य पर अधिक बल नहीं देती कि मौर्य इतिहास से संबंधित अधिकांश जानकारी जो आज हमें ज्ञात है वह अनुमान पर आधारित है और इस अनुमान का आधार भी उतना पक्का नहीं है जितना होना चाहिए। प्रस्तुत वीडियो में हम मौर्य इतिहास को समझने के लिए जो समस्याएं आती हैं उनसे आपको अवगत कराएंगे और हम उन स्रोतों का भी अवलोकन करेंगे जिसके कारण आज हम मौर्यों के विषय में कुछ जान पाए हैं। यदि स्रोतों की ओर देखें तो मौर्य इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत हैं उनमें श्रीलंका के पाली ग्रंथ अति महत्वपूर्ण हैं। इनमें से प्रमुख दीपवंश एवं महावंश है और इन दोनों ग्रंथों में से दीपवंश अधिक प्राचीन है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार दीपवंश की रचना तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी के मध्य में हुई थी, वहीं महावंश की रचना 5वीं शताब्दी में हुई थी। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम दिव्यावदान है। मौर्य इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका एक खंड अशोक के जीवन के विषय में सूचना देता है और यह खंड अशोकावदान नाम से विख्यात है। हालांकि यह तीनों ग्रंथ मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, परंतु इनमें कुछ समस्याएं विख्यात है। प्रथम तो जो यह तीनों ग्रंथ हैं वह मौर्य काल के समकालीन नहीं है। यह ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के पतन के कई शताब्दी बाद लिखे गए थे। दूसरी समस्या इन ग्रंथों की यह है कि यह ग्रंथ हमारे समक्ष एक बौद्ध मत प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए इतिहासकारों के लिए यह कहना अति कठिन है कि जो भी इन ग्रंथों में लिखा है वह वास्तव में मौर्य काल में हुआ था या यह एक बौद्ध मत है। इसके अतिरिक्त हमें इन ग्रंथों में काल्पनिक कथाएं भी मिलती हैं। इन कथाओं में से ऐतिहासिक तथ्य निकाल पाना और यह बता पाना कि कौन सा तथ्य प्रामाणिक है और कौन सा बाद में जोड़ा गया है, यह इतिहासकारों के लिए एक दुर्गम कार्य बन जाता है। अंतिम समस्या है इन ग्रंथों में दी गई जानकारी का अन्य स्रोतों से मेल न खा पाना। उदाहरण के लिए यदि हम जानना चाहें कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था तो इन पाली ग्रंथों के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद हुआ था। अब यह जानने के लिए कि अशोक राजा कब बने, इससे पहले हमें यह जानना होगा कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था। विभिन्न स्रोतों में हमें 3 भिन्न भिन्न वर्ष दिए गए हैं। यह वर्ष हैं 544 ईसा पूर्व, 486 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व। इनमें से जिस वर्ष का चयन हम तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए करेंगे वह अशोक के राज्याभिषेक की तिथि को निर्धारित करेगा। अधिकांश इतिहासकार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए 544 ईसा पूर्व की तिथि का चयन नहीं करते हैं, लेकिन तब भी हमारे पास 2 अतिरिक्त विकल्प अभी भी बचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अशोक राजा कब बने, ऐसे मूल प्रश्न का भी कोई ठोस उत्तर हमारे पास नहीं है। मौर्य इतिहास से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि कौटिल्य मौर्य काल के नहीं थे, अर्थात अर्थशास्त्र की रचना मौर्य काल में नहीं हुई, परंतु अन्य इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। यदि हम इस विवाद को छोड़ भी दें तब भी हमारी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। अर्थशास्त्र को मौर्य साम्राज्य के एक स्रोत के रूप में प्रयोग करने से पूर्व हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में हमें यह बता रहे हैं कि एक राज्य की शासन प्रणाली किस प्रकार से होनी चाहिए। अर्थात कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना एक निर्देशात्मक ग्रंथ के रूप में की थी। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहीं नहीं कहते कि जो भी जानकारी वो हमें बता रहे हैं
वह मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के विषय में है। अर्थशास्त्र हमें एक राज्य को किस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए उसके विषय में बताता है। यह एक विवरणात्मक ग्रंथ नहीं है जो कि मौर्य साम्राज्य के शासन प्रणाली के विषय में हमें जानकारी देता हो। यदि हम मान भी लें कि अर्थशास्त्र में एक राज्य किस प्रकार से संचालित होना चाहिए, वैसे ही मौर्य साम्राज्य संचालित होता था। ऐसी स्थिति में भी हमारे पास कोई ठोस तथ्य नहीं है जिससे कि हम इस बात की पुष्टि कर सकें। इसको ठीक तरह समझने हेतु मान लीजिए अर्थशास्त्र में एक अमुक विभाग की चर्चा की गई है। अब मौर्य शासन प्रणाली में वास्तव में यह विभाग विद्यमान था कि नहीं, इसकी पुष्टि करना भी तो आवश्यक है, और अर्थशास्त्र की यही विडंबना है। अर्थशास्त्र में दिए गए तथ्य वास्तव में मौर्य काल में विद्यमान थे, यह सत्यापित करने हेतु हमारे समक्ष कोई साक्ष्य नहीं है। मौर्य इतिहास पर प्रकाश डालने वाले तीसरे महत्वपूर्ण स्रोत हैं अशोक के शिलालेख। किंतु यह शिलालेख हमें यह नहीं बताते कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार संचालित किया जाता था। यह शिलालेख हमें यह बताते हैं कि सम्राट अशोक के विभिन्न विषयों को लेकर क्या विचार थे और उनके अनुसार राज्य के लोगों को किस प्रकार रहना चाहिए। इन शिलालेखों को बनवाने के पीछे अशोक की क्या मंशा थी, यह भी हम नहीं जानते। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किया। कुछ का यह मानना है कि अशोक नई नैतिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, एवं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन शिलालेखों के माध्यम से अशोक अपने विशाल साम्राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। कारण तो सम्राट अशोक ही बता सकते हैं। हमारे मतलब की बात यह है कि मौर्य इतिहास को समझने हेतु यदि हमें इन शिलालेखों की सहायता लेनी है तो इससे पूर्व हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शिलालेख अशोक के विचार मात्र हैं और इन शिलालेखों से हमें पूर्ण रूप से मौर्य काल का एक वास्तविक चित्र नहीं मिल सकता। अब यदि हम अंतिम स्रोत की बात करें जिससे हम मौर्य काल के विषय में जान सकते हैं तो वह मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का प्रतिनिधि बनकर चंद्रगुप्त के काल में भारत आया था और इस भारत यात्रा में उसने जो भी देखा वह अपनी इंडिका में लिखा। किंतु समस्या यह है कि आज हमारे पास यह पूरी इंडिका उपलब्ध नहीं है। इस पुस्तक का कुछ भाग ही हमारे पास उपलब्ध है जो कि अन्य इतिहासकारों की पुस्तकों से हमें प्राप्त होता है और इन्हीं बचे हुए अवशेषों से जो हमें तथ्य मिलते हैं उससे हम मौर्य साम्राज्य के विषय में जान सकते हैं। परंतु इन तथ्यों में भी कुछ समस्या है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि मेगस्थनीज ने किस प्रकार से मौर्य प्रशासन प्रणाली के विषय में लिखा है तो कई इतिहासकारों का यह मानना है कि मेगस्थनीज ने जिस शासन प्रणाली का वर्णन किया है वह पूरे मौर्य साम्राज्य पर नहीं लागू होती थी, वह केवल पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र पर लागू होती थी। इसके अतिरिक्त मेगस्थनीज द्वारा दिए गए कुछ तथ्य त्रुटिपूर्ण हैं। जैसे कि मेगस्थनीज हमें बताते हैं कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है। अब हम यह नहीं जानते कि कैसे मेगस्थनीज इस निष्कर्ष पर पहुंचे, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि जो यह तथ्य मेगस्थनीज ने हमें दिया है वह सही नहीं है। अब कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यह जो त्रुटियां हमें मेगस्थनीज की इंडिका में मिलती हैं उनका कारण मेगस्थनीज का भारतीय भाषाओं का ज्ञान न होना था। इन इतिहासकारों के अनुसार मेगस्थनीज भारतीय भाषा नहीं जानता था, इसलिए उसने जो भी कुछ देखा वैसा ही लिखा। उसने अपने द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्षों की पूछताछ अन्य भारतीयों से नहीं की क्योंकि उसे भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं था। इस प्रकार आप देख सकते हैं
कि मौर्य साम्राज्य के विषय में जो जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी तक हम खोज नहीं सके हैं, जैसे कि अशोक की मृत्यु कब हुई और अशोक के पश्चात जो मौर्य राजा आए उनका क्या नाम था और उनका क्या कालक्रम था। इस पर हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यदि आपको जानना है कि इतिहासकार किस विषय में क्या कहते हैं तो यह 2 वीडियो देखें जिसमें मैंने अशोक के पश्चात मौर्य राजाओं की चर्चा की है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।